ये कहानी है एक राजा और उसकी बेटी की। इस कहानी में दिखाया जाएगा कि कैसे राजा ने अपनी ही बेटी को गर्भवती किया, एक प्याले की घूंट पिलाकर, फिर धीरे से उसके गाल पर किस किया और बोला, मृणालिनी तुम लौट आई हो, मैं अब अकेला नहीं हूं। यह कहते हुए राजा अपनी बेटी की जांघ से साड़ी हटाया और किस करते करते उसकी दोनों टांगें अपने जांघों पर रख के संबंध बनाने लगता, और इतनी जोरदार से संबंध बनाता है कि अमाया का बुरा हाल कर देता है। दोस्तों, कहानी को आगे सुनने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को पूरा सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। सौरगढ़ के महल की दीवारें हर सुबह सूरज की पहली किरण से जगती थीं, पर उस सुबह रोशनी फीकी थी। रानी मृणालिनी का देहांत हुए अब 3 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन राजा वीर सिंह के कमरे से अब भी वो खुशबू आती थी, गुलाब और चंदन की, जो कभी रानी की पसंद हुआ करती थी। राजकुमारी अमाया तब केवल 13 वर्ष की थी। उसने अपनी माँ को चुपचाप जाते देखा था, एक धीमी बीमारी में घुलते हुए, पर उससे भी अधिक उसने अपने पिता की आंखों को बदलते देखा। जहां पहले उनमें स्नेह था, अब वहां एक खालीपन था। नहीं, केवल खालीपन नहीं, कुछ और भी था, जैसे कोई घना कोहरा जो धूप को रोक रहा हो। अमाया अपनी माँ की आखिरी चिट्ठी को रोज पढ़ा करती। अगर कभी लगे कि तुम्हें समझने वाला कोई नहीं बचा तो अपने भीतर झांकना, वहां मैं रहूंगी। रानी के जाने के बाद राजा वीर सिंह का सारा ध्यान अब अमाया की ओर हो गया था। शुरुआत में यह बात सभी को अच्छी लगी। महाराज अब राजकुमारी के साथ अधिक समय बिता रहे हैं, देखो कैसे उसकी पढ़ाई तक खुद देखते हैं। एक पिता का प्यार है यह, पर सेविका नंदिता ने सबसे पहले महसूस किया ये प्यार कुछ अधिक गाढ़ा है, कुछ ऐसा जो जगह बदल रहा है। राजा अमाया की हर बात में रुचि लेने लगा। आज कौन सी कविता पढ़ी? तेरे बाल इतने घुंघराले क्यों लग रहे हैं? रानी मृणालिनी की साड़ी पहनकर देखोगी? अमाया पहले इसे स्नेह समझती रही, पर अब जब वो 14 की हो रही थी, उस स्नेह में कुछ अजीब सा तनाव महसूस होने लगा था, जैसे कोई धागा हो जो अब जकड़ने लगा है। एक रात राजा वीर सिंह अमाया के कक्ष में आया, उसके लिए गुलाब के फूलों की माला लेकर। तुम्हें माँ की तरह गुलाब बहुत अच्छे लगते थे ना? अमाया ने सिर झुका लिया। माँ को लगते थे? मुझे नहीं मालूम। राजा मुस्कुरा उठा। अब तुम ही तो माँ की जगह हो अमाया। सौरगढ़ की रानी बनने की उम्र आ गई तुम्हारी। अमाया चौंकी, लेकिन कुछ नहीं बोली। नंदिता दूर से सब देख रही थी। उसने उसी रात माँ की चूड़ियां अमाया को दीं और कहा, अगर ये आवाजें कभी टूटें तो समझना रक्षक नहीं कोई शिकारी पास आया है। अमाया अब चुप रहने लगी थी। उसने चित्र बनाना शुरू कर दिया था, पेड़, अंधेरे और एक लड़की जो हर पेंटिंग में कहीं छिपी होती। एक दिन राजा ने उसकी चित्रों की किताब देखी। एक चित्र में अमाया एक काले जंगल में अकेली खड़ी थी। पीछे एक साया था, धुंधला, पर आंखें साफ थीं। ये पीछे कौन है? राजा ने पूछा। शायद डर, अमाया ने कहा। राजा हंसा, पर अमाया की उंगलियां कांप रही थीं। राजा वीर सिंह ने रानी के जाने के बाद जैसे जीवन का एक ही केंद्र बना लिया था, अमाया। अब उसका हर दिन, हर शाम बस एक ही ओर मुड़ती, बेटी की ओर। वो बेटी से हर रोज मिलने आता। शुरू में यह स्वाभाविक था, एक पिता की तरह, पर अब वह हर बात पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगा था। आज क्या खाया? किस किताब में खोई हो? क्या तुम्हारे बालों में ये फूल मैं खुद न गूंथूं? अमाया को शुरू में ये स्नेह लगा, पर धीरे धीरे उसमें कुछ अनकहा, अजीब और भारीपन महसूस होने लगा। एक बार उसने कहा भी, पिता मुझे कभी कभी डर सा लगता है। राजा ने उसकी बात बीच में काट दी। तुम मेरी जान हो अमाया, मैं तुम्हारा डर हूं या ढाल? वो हंस पड़ा, लेकिन अमाया की आंखों में वो हंसी न उतर सकी। सेविका नंदिता, जो अमाया को बचपन से पाल रही थी, अब धीरे धीरे सब कुछ महसूस कर रही थी। राजकुमारी, उसने एक रात धीरे से कहा, अगर कोई छाया बहुत पास आने लगे तो समझो कि वो रोशनी नहीं, अंधकार है। अमाया कुछ समझी नहीं, लेकिन उसके मन में वो बात बैठ गई। अमाया ने एक दिन खुद की पेंटिंग बनाई, जिसमें वो एक गहरे जंगल में खड़ी थी और पीछे कोई छाया उसे देख रही थी। जब राजा ने वो चित्र देखा, उसने पूछा, ये पीछे कौन है? अमाया ने धीरे से कहा,
शायद डर। राजा हंस पड़ा, पर अमाया की आवाज थरथरा गई थी। अभी तक सब कुछ चुपचाप था, पर भीतर ही भीतर एक डर, एक आशंका और एक बहुत बड़ा तूफान पनप रहा था, जिसकी भनक अभी किसी को नहीं थी। लेकिन बहुत जल्द अमाया की मासूमियत उस अंधकार से टकराने वाली थी जिसका नाम शायद पिता था, पर रूप पाप का था। राजकुमारी अमाया 16वीं वसंत में प्रवेश कर चुकी थी। पूरा सौरगढ़ महल सज उठा था। बगीचे में रंग बिरंगे फूल, महल की दीवारों पर नए रंग और सेवकों के चेहरों पर खुशी थी, क्योंकि आज पहली बार अमाया को राज दरबार में उपस्थित होना था। ये एक परंपरा थी। राजकुमारियों को खास उम्र में पहली बार जनता के सामने पेश किया जाता, ताकि वे राज्य की राजनीति और दरबार की कार्यवाही से परिचित हो सके। लेकिन इस बार ये आयोजन सिर्फ परंपरा नहीं थी, इसमें राजा वीर सिंह की निजी इच्छा भी छिपी थी। अमाया ने रानी मृणालिनी की एक पुरानी रेशमी साड़ी पहनी थी, बालों में गुलाब के फूल और आंखों में एक अनकहा डर। वो धीरे धीरे महल की लंबी सीढ़ियां चढ़ती हुई पहली बार दरबार में पहुंची। राजा वीर सिंह सिंहासन पर बैठा था, पर उसकी नजरें दरबार के दस्तावेजों पर नहीं थी। वो केवल अमाया को देख रहा था। पूरा दरबार खड़ा हुआ। राजकुमारी अमाया की पहली उपस्थिति को नमन। अमाया को पहली बार लगा जैसे उसके शरीर पर कपड़े नहीं, नजरों का बोझ है। दरबारियों की निगाहें तो शालीन थीं, लेकिन राजा वीर सिंह की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो चमक जो कोई भी पिता अपनी बेटी को देखकर महसूस नहीं करता। उसने अमाया को अपने पास बिठाया, बहुत पास, इतना कि अमाया को उसकी सांसों की गर्मी महसूस हुई। तुम्हारा समय आ गया है अमाया, राजा ने कान में फुसफुसाया। अब तुम सिर्फ बेटी नहीं, सौरगढ़ की रानी बनोगी। अमाया सकपका गई। रानी? किसकी? राजा मुस्कुरा दिया। समय आने पर बताऊंगा। दरबार के बाद नंदिता ने अमाया से सवाल किया। कहां बैठाया राजा ने? बहुत पास, अमाया ने धीरे से कहा। नंदिता की आंखों में डर भर गया। उसे अब साफ दिखाई देने लगा था कि राजा अब पिता नहीं रह गया है। उस रात अमाया को एक सपना आया। वो एक बंद कमरे में थी। चारों ओर शीशे थे और हर शीशे में उसके पिता खड़े थे, उसे घूरते हुए। वो भागती रही, चिल्लाती रही, लेकिन हर रास्ता वहीं लौट आता, उसी चेहरे, उसी नजरों की तरफ। अमाया हड़बड़ा कर उठी, पसीने से लथपथ, सांसें तेज। उसने सिर झुका लिया। क्या ये सपना है या कोई संकेत? दरबार खत्म हो चुका था, पर अमाया की मासूम दुनिया अब बदल चुकी थी। राजा का साया अब ढाल नहीं, एक बंद कमरा बनता जा रहा था, जिसकी चाबी सिर्फ उसी के पास थी। राज दरबार के बाद महल की दीवारें पहले जैसी नहीं रहीं। जहां पहले हर कोने में खिलखिलाहट थी, अब वहां एक अजीब सी चुप्पी पसरी थी। अमाया की हंसी अब कम हो गई थी और आंखों में हमेशा एक थमा हुआ डर नजर आता। अमाया बगीचे में अकेली बैठी रहती, कभी माँ की चूड़ियां पहनती, कभी पुराने पत्र पढ़ती और कभी कभी एकदम चुप हो जाती, जैसे अपने ही भीतर डूब गई हो। वो अब छोटी छोटी बातों से डरने लगी थी। राजा के कदमों की आहट, उसकी आवाज या अचानक किसी कोने से उसका सामने आ जाना। उसने कई बार सोचा, क्या ये मेरा भ्रम है या वाकई कुछ बहुत गलत हो रहा है? अब वीर सिंह की बातें भी बदल चुकी थी। वो अमाया से यूं बात करता जैसे कोई स्त्री से कर रहा हो, बेटी से नहीं। तुम्हारे गालों में वही चमक है जो तुम्हारी माँ में थी। जब मुस्कुराती हो तो जैसे रानी मृणालिनी लौट आई हो। एक दिन उसने अमाया के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कभी सोचा है अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो तुम मेरी रानी होती? अमाया सिहर गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उठकर वहां से चली गई। उस रात नंदिता सीधे राजा के कक्ष में पहुंची। महाराज, अमाया आपकी बेटी है, कृपया अपनी दृष्टि को शुद्ध रखें। राजा की आंखों में आग जल उठी। तुम्हें किसने अधिकार दिया मेरी नीयत पर सवाल उठाने का? अगले ही दिन नंदिता को महल से निकाल दिया गया और अमाया को बताया गया कि नंदिता स्वेच्छा से तीर्थ यात्रा पर चली गई है। लेकिन अमाया को सब समझ आ गया था। अब वो पूरी तरह अकेली थी। अमाया को लगा जैसे वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जिसमें वो न तो चिल्ला सकती है न भाग सकती है। चारों ओर दीवारें थीं और हर दीवार पर सिर्फ एक चेहरा, राजा वीर सिंह का। वो अब उसे सिर्फ पिता नहीं, एक छाया की तरह महसूस करने लगी थी। एक ऐसी छाया जो हर जगह उसके साथ थी। सोने में, जागने में, सांसों में। एक रात अमाया अपने कमरे में अकेली थी। मध्यम दीपक की रोशनी में वो माँ की तस्वीर देख रही थी। तभी दरवाजा खुला। राजा वीर सिंह था।
अमाया, तुम्हारी माँ होती तो शायद समझ जाती कि मैं क्या महसूस करता हूं। अमाया कांप उठी। क्या हुआ बेटी? डर लग रहा है मुझसे। अमाया की आंखों में आंसू आ गए पर आवाज न निकली। राजा धीरे धीरे उसके पास बढ़ा। रात गहराती गई। महल की दीवारें शांत थीं, लेकिन अमाया के कमरे में एक तूफान आने वाला था। राजा वीर सिंह धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। दीपक की रोशनी उसके चेहरे पर अजीब सी छाया बना रही थी। उसके हाथ में एक चांदी का कटोरा था जिसमें कोई जड़ी बूटी वाला पेय था। ये लो अमाया, पी लो, ये तुम्हारी चिंता दूर करेगा। अमाया ने संकोच से प्याले की ओर देखा। क्या है इसमें? मां के समय की दवा है, नींद अच्छी आती है। अमाया ने धीरे से एक घूंट लिया। उसे मालूम नहीं था कि इस प्याले के साथ वो अपनी मासूमियत की आखिरी सीमा भी पार कर रही थी। कुछ ही देर में उसकी आंखें बोझिल होने लगी। ध्वनि धुंधली पड़ने लगी। कमरा घूमता सा लगा। पिता, ये मुझे कुछ अजीब लग रहा है। राजा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अब पिता की नहीं थी। वो पास आया और अमाया के सिर पर हाथ रखा, फिर धीरे से उसके गाल पर किस किया और बोला, मृणालिनी, तुम लौट आई हो, मैं अब अकेला नहीं हूं। यह कहते हुए राजा अपनी बेटी की जांघ से साड़ी हटाया और किस करते करते उसकी दोनों टांगें अपने जांघों पर रख के संबंध बनाने लगता, और इतनी जोरदार से संबंध बनाता है कि अमाया का बुरा हाल कर देता है। अमाया ने बहुत विरोध करने की कोशिश की, पर उसका शरीर जवाब नहीं दे रहा था। उस रात कमरे से कोई चीख नहीं आई, क्योंकि जबान सुन्न थी और शरीर पिता के पाप के नीचे दबा हुआ था। दीवारें गवाह थीं, पर वो बोल नहीं सकती थी। दीपक जल रहा था, पर वो उजाला नहीं दे रहा था। उस रात एक राजकुमारी नहीं, एक बेटी की आत्मा मर गई। अगली सुबह अमाया उठी तो शरीर थक चुका था, मन सुन्न था। वो एक तक छत की ओर देखती रही। वो खुद को छू भी नहीं पा रही थी, जैसे शरीर किसी और का हो गया हो। राजा वीर सिंह दरवाजे पर खड़ा था। आंखों में अजीब सी राहत थी। अब तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी रानी भी हो चुकी हो। कोई हमें अलग नहीं कर सकता, अमाया। और वो वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कई दिन तक किसी से नहीं बोली। खाना बंद, हंसी बंद, संगीत बंद। केवल आंखें खुली थीं और उनमें सिर्फ एक सवाल था, क्यों? उस रात के बाद अमाया किसी और ही दुनिया में चली गई थी। जिस देह में वो थी, अब वो देह उसकी नहीं लगती थी। जिस पिता को वो भगवान समझती थी, वही अब पाप का प्रतीक बन चुका था। आगे की कहानी देखिएगा दूसरे भाग में।